अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट नंबर 7 के साथ मैं दानियल आरिफ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ और डीज एजुकेशन आपके साथ मैं आपके लिए लाया हूँ इंग्लिश ग्रामर का क्विक सर्वे, जिसमें आप चीज़ों को सीखकर बआसानी किसी भी किस्म के टेस्ट का इंग्लिश क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट नंबर 7 का, वो है कंजंक्शन। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले, पार्ट नंबर 7 को स्टार्ट यानी कि कंजंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूँ सेंटेंसेस, फ्रेज और क्लॉसेस के बारे में। तो पहले आप उसको सीख लेंगे ताकि कंजंक्शन को समझने में फिर आपके लिए आसानी हो जाए। और आज एक नया टॉपिक भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ आप सीखने वाले हैं कि क्लॉसेस, सेंटेंसेस और फ्रेज में क्या फ़र्क होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डीज एजुकेशन के साथ मैं दानियल आरिफ साहब आपके सामने हाजिर हूँ और आज मैं आपको सिखाऊंगा फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के डिफरेंस के बारे में। तो इस हायरार्की को आप ज़रा गौर से देखिए। इसमें अगर आप देख रहे हैं सेंटेंसेस, क्लॉजेस, फ्रेजेस और वर्ड्स, इन चारों से मिलकर हमारे टोटल सेंटेंस बनता है। बेसिकली सेंटेंस एक ऐसी लाइन होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा क्लॉसेस मौजूद हों, और क्लॉज एक ऐसी लाइन होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा फ्रेज मौजूद हो, और फ्रेज एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा वर्ड मौजूद हो। इसका मतलब ये है कि एक वर्ड या एक से ज़्यादा वर्ड मिलकर बनाते हैं फ्रेजेस, एक या एक से ज़्यादा फ्रेजेस मिलकर बनाते हैं क्लॉजेस, और एक या एक से ज़्यादा क्लॉसेस मिलकर बनाते हैं सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर क्लॉज, फ्रेज, वर्ड्स तीनों मौजूद होते हैं, जबकि क्लॉज के अंदर फ्रेज और वर्ड मौजूद होते हैं, और फ्रेज के अंदर सिर्फ वर्ड मौजूद होता है। सिंगल वर्ड या सिंगल से ज़्यादा वर्ड मिलकर फ्रेज बनाते हैं, फिर फ्रेज मिलकर क्लॉज बनाते हैं, और क्लॉज मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि क्लॉज और फ्रेज में क्या फ़र्क है। देखिए, वर्ड का मसला नहीं है, वर्ड तो सिंपल, ये जो आपको लिखा हुआ है MORE, ये एक वर्ड है, ONE1 ये एक वर्ड है। तो इसलिए अब हम जा रहे हैं वर्ड के बाद किसके ऊपर, फ्रेज के ऊपर, कि हमें फ्रेज क्या चीज़ होती है ये समझना है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ग्रुप विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट, जिसमें जो है सब्जेक्ट या वर्ब का कंपोनेंट ना हो, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट फ्रेंड का मतलब क्या है कि यहाँ पर ना तो सब्जेक्ट मौजूद है, ना ही सब्जेक्ट के साथ कोई जुड़ी वर्ब मौजूद है। इसका मतलब बेस्ट फ्रेंड जो है वो एक फ्रेज़ है, ये एक वर्ड नहीं है, क्योंकि ये दो वर्ड पर मुश्तमिल है, बेस्ट और फ्रेंड। इसका मतलब ये बेस्ट फ्रेंड क्या बन गया, एक फ्रेज़ बन गई, क्योंकि इसके साथ वर्ब सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, ना सब्जेक्ट का साथ वर्ब का कोई रिलेशन मौजूद है। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखें वॉज वर्किंग, तो वॉज वर्किंग में साथ कोई सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब वॉज वर्किंग अब जो है वो क्या बन गया, फ्रेज़ बन गया। वेरी प्रेटी, there is no subject, there is no verb to, that's why very pretty is a phrase. Really slowly, that mean there is no subject but there is a verb, that is there is a adverb basically, जिसमें आपको slowly की भी मज़ीद खासियत बताई गई है, really slowly. सिमिलरली प्रीपोजिशन इन द बिन, तो इन द बिन में ना सब्जेक्ट मौजूद है ना वर्ब मौजूद है। बेसिकली सब्जेक्ट के अलावा अगर कोई वर्ड्स मौजूद लिखे हुए हैं तो वो क्या बन जाते हैं, फ्रेज बन जाते हैं। अब जब आप बात करते हैं क्लॉज की, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट भी मौजूद हो और वर्ब भी मौजूद हो। क्लॉज बेसिकली दो किस्म के होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसको आप लिखें तो वो पूरे मायने ज़ाहिर कर रहा हो, कोई अधूरी बात ना हो रही हो। जैसे कि आई वेंट टू स्कूल, अगर आप गौर करें तो यहाँ सब्जेक्ट भी मौजूद है, यहाँ वर्ब भी मौजूद है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हों उन्हें हम क्लॉज कहते हैं, जिसमें सब्जेक्ट मौजूद ना हो उन्हें हम फ्रेज कहते हैं। तो ये आई वेंट टू स्कूल, ये अगर मैं सिंपल सेंटेंस आपको बोलूँ या लिखूँ तो समझ में आ रहा है, ये सेंस दे रहा है, खुद ही सेंस दे रहा है, मजीद इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये एक ऐसा क्लॉज है जो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है, दैट्स वाई दैट इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जो अपने आप के बारे में सेंस मेक ना कर रहा हो, उसको समझाने के लिए मज़ीद और आगे वर्ड्स लगाने की ज़रूरत पड़ जाए। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ ऑल्दो आई वाज़न्ट फीलिंग वेल, इसके बावजूद कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था, अब मेरा सेंटेंस हो गया इनकम्प्लीट, मुझे आगे कोई इसके कंक्लूजन निकालना होगा। दैट इज़ आई वेंट टू स्कूल, इसके बावजूद कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था मैं स्कूल गया। तो ये जो मैं स्कूल गया ये लगाने से मेरा सेंटेंस हुआ कंप्लीट। इसका मतलब ये है कि ऑल्दो आई वाज़न्ट फीलिंग वेल एक ऐसा क्लॉज है जो कि डिपेंडेंट है। ठीक है, इसमें देखें आप आई भी मौजूद है,
और फीलिंग भी मौजूद है, तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हैं, इसलिए ये क्लॉज है। लेकिन ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, आई वेंट टू स्कूल के ऊपर, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया और आई वेंट टू स्कूल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ये दो क्लॉजेस मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारा सेंटेंस बना रहे हैं, क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा फ्रेज क्लॉज भी मौजूद हो सकते हैं। तो ऑल्दो आई वॉजंट फीलिंग वेल, इसके बावजूद कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। इसका मतलब ये है कि ये दो क्लॉसेस मिलकर, जो कि इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सेंटेंस बना रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस का फ़र्क समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। जी स्टूडेंट्स, अब आपको क्लॉज, फ्रेज और सेंटेंस के बारे में समझ में आ गया है, तो अब हम बआसानी कंजंक्शन को समझ सकते हैं। कंजंक्शंस आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। कंजंक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच के वो हिस्से हैं जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करते हैं। अगर आप गौर से देखें तो आई लाइक कुकिंग, ईटिंग, कुकिंग और ईटिंग को ऐड करने के लिए हमने यहाँ एक लफ्ज़ लगाया है एंड। तो ये एंड जो है वो कुकिंग और ईटिंग को आपस में मिला रहा है, इसलिए एंड जो है वो एक कंजंक्शन है। बट आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेस, तो बट जो है वो दो क्लॉसेस को आपस में मिला रहा है, आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग, आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेस। तो आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेस और आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग, ये दो क्लॉसेस हैं, इनको जोड़ने के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है बट। तो बट भी क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। बेसिकली दो क्लॉसेस को, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं। सिमिलरली आई वर्क क्विकली एंड केयरफुली, क्विकली और केयरफुली को मिलाने के लिए हमने यहाँ लफ्ज़ यूज़ किया है एंड का, तो एंड कंजंक्शन है। कंजंक्शन जो हैं बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, पहला कोऑर्डिनेटिंग, दूसरे कोरिलेटिव और तीसरे सबऑर्डिनेटिंग। तीनों बहुत ही आसान है, आसानी के साथ हम इनको समझ लेंगे। इसमें नंबर 1 है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस अलाउ यू टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेज ऑफ इक्वल ग्रामेटिकल रैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत से समझ लीजिएगा। इक्वल ग्रामेटिकल रैंक क्या होता है, बेसिकली जब मतलब अगर कंजंक्शन बीच में आ जाता है तो उसके सीधे हाथ पे जो भी टेंस है और उल्टे हाथ पे जो भी टेंस है वो सेम होना चाहिए। अगर आप यहाँ गौर करें तो शी वॉच्ड अ मूवी एंड लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, यहाँ वॉच्ड और लॉस्ट दोनों ये बता रहे हैं कि ये सेकेंड फॉर्म में मौजूद हैं, पास्ट की बात हो रही है, इसलिए ये ग्रामेटिकल क्या है, इक्वल है। यहाँ भी पास्ट है और यहाँ भी पास्ट है, ऐसा नहीं है कि यहाँ फ्यूचर हो और यहाँ पास्ट हो, तो फिर वो ग्रामेटिकल अनइक्वल हो जाएंगे। ग्रामेटिकल इक्वल होने के लिए जो सेंटेंस का टेंस यहाँ पर है वो यहाँ पर होना चाहिए, और दोनों सेम ग्रामेटिकल इक्वल रैंक वालों को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन यूज़ होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आप एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे, देखेंगे। ही विल अटेंड द क्लास और ही विल फेल, यहाँ पे भी विल है, यहाँ पे भी विल है, इसलिए ग्रामेटिकल इक्वल है। तो जो और कंजंक्शन हुआ वो भी क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग हो गया। इनको आसानी के साथ याद करने के लिए एक मिनिमोनिक्स है, FANBOYS, फैन बॉयज़। F फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट और S फॉर सो। फैन, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे कंजंक्शन हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कहलाते हैं, और इनका काम होता है दो इक्वल ग्रामेटिकल रैंक वालों सेंटेंस को आपस में जोड़ना। नेक्स्ट हमारे पास है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शंस बेसिकली ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो एक साथ ही यूज़ होते हैं, अलग अलग यूज़ नहीं होते। जैसे कि आइदर और नॉर, ये सेंटेंस में दोनों एक साथ ही यूज़ होंगे। जैसे कि माई फ्रेंड विल पे फॉर आइदर द होटल और द फूड, या तो वो होटल के पे करेगा या फिर फूड का पे करेगा। तो आइदर और जो है वो एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है, वरना सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए आइदर और जो है वो क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। सिमिलरली नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ये सब क्या है, ये सब जो है हमारे पास क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है, क्योंकि ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक साथ इस्तेमाल होते हैं एक ही सेंटेंस के अंदर। लास्ट टाइप है हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का भी इस्तेमाल होते हैं डेट कनेक्ट्स डिपेंडेंट क्लॉज टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज मैं आपको बता चुका हूँ शुरू में ही। डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो क्लॉज होते हैं जो अकेले कोई मायने पेश नहीं करते, उनको किसी और सेंटेंस की क्लॉज की ज़रूरत होती है। और इंडिपेंडेंट को अगर अकेले लिखा जाए तो भी वो मायने पेश करेंगे, मायने सेंस बनाएंगे। जैसे कि आई कैन स्टे आउट अंटिल द क्लॉक स्ट्राइक्स 12। तो अंटिल जो है वो दो अलग अलग क्लॉसेस को
आपस में मिला रहा है। आई कैन स्टे आउट इज़ अ इंडिपेंडेंट क्लॉज, जबकि द क्लॉक स्ट्राइक्स 12 इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉक। तो इस दोनों को जोड़ने के लिए अनटिल जो है वो बेसिकली किरदार अदा कर रहा है कंजंक्शन का, क्योंकि दोनों को आपस में जोड़ने के लिए ये अनटिल कंजंक्शन का किरदार अदा कर रहा है। और ये जो जोड़ रहे हैं इसमें से एक जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को जोड़ने वाला जो कंजंक्शन होगा वो कहलाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सिमिलरली बिफोर ही लीव्स मेक श्योर हिज रूम इज़ क्लीन, तो यहाँ पर जो बिफोर है वो दो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ने के काम आ रहा है, इसलिए यहाँ पर बिफोर भी क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। याद रखिए कंजंक्शन को समझने के लिए आपकी 3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। अगर आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं तो आपको कंजंक्शन के बारे में समझने में थोड़ी सी भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। ठीक है जनाब, कंजंक्शन की एक एक्सरसाइज है जो आपने अपनी स्क्रीन को स्टॉप करके सॉल्व करनी है। ऊपर मैंने कुछ वर्ड्स दे दिए, इन्हीं में से जो वर्ड्स हैं वो इसमें इस्तेमाल होंगे, इनको फिलअप कीजिए। फिलअप करने के बाद अगर कोई मुश्किल दरपेश आती है तो कमेंट में मुझसे पूछिए। इसी के साथ एंड ऑफ पार्ट नंबर 7 होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट 7 अल्हम्दुलिल्लाह हम आज कंप्लीट कर चुके हैं। इंशाल्लाह लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट पार्ट यानी कि नंबर 8 के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।